रॉड्रिग्यूस ने। ये बहुत ही अमेजिंग, मतलब आप ऐसी पोम है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है एंड आपको इसमें से ना एटलीस्ट समथिंग 10 पॉइंट याद रखना है। तो देखिए आप बेकर फ्रॉम गोवा, मतलब कि सॉर्ट ऑफ जो लोग बेकर रहे हैं गोवा में उनकी बात हम लोग इसमें करेंगे। क्या आज के टाइम में भी वहाँ पर गोवा में बेकर पाए जाते हैं? यस ऑफ कोर्स, वहाँ पर अभी भी गोवा में जो है ना बेकर्स पाए जाते हैं। एंड दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवान ब्लेजर्स बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। एंड ये एक ऐसी पोर्ट्रेट है, इसमें एक ऐसे चित्र का वर्णन है, एक ऐसे ट्रेडिशनल का वर्णन है जो अभी भी, जैसे कि आप देखेंगे कि गोवा में जो बेकर्स हैं वो अभी भी लोगों की जिंदगी में वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभी भी लोगों की जिंदगी में इतना उनका स्थान है, वो सोसाइटी में इतना वर्चस्व रखते हैं, इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं कि महत्वता रखते हैं। ठीक है, our elders are often heard reminding nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaf of bread। तो देखिए यहाँ पर thinking fondly of the past तब हम यूज करते हैं क्या, रिमाइनिंग शब्द। ठीक है, रिमीनिंग मतलब जो होता है ना, और नॉस्टैल्जिकली कली, इसका मीन्स भी यही होता है, मतलब वो चीज़ जो आपने, मतलब चीज़ें जो आप लोग ना पुरानी यादों के जो फॉन्ड ऑफ होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अपने बचपन के दिनों की याद आती है। जैसे अभी हम 10वीं में हो तो सॉर्ट ऑफ हमें कहीं 8th की तो कहीं 4th की, जब हम छोटे थे हम टिफिन खाते थे, ये वो वगैरह वगैरह चीज़ें याद आती। तो वो जो यादें होती है जिनसे आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम करते हैं या फिर एडिक्ट होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही जैसे आप लोग हैं वैसे ही गोवा के वो एल्डर्स, वो बुजुर्ग जो बात कर रहे हैं उन अच्छे दिनों की, उन गुड डेज की जो पुर्तगीज डेज थे, जब यहाँ पर मतलब पुर्तगालियन जिनको हम जानते हैं, तो ये जो पुर्तगीज वर्ड का यूज़ किया गया है ना, वो उन लोगों के लिए है जब यहाँ पर ब्रेड बनती थी, एक फेमस ब्रेड बना करती थी, मतलब पहले बहुत अच्छे। अभी भी वो ये कहते हैं दोज ईटर ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड बट मेकर आर स्टिल हियर। वो जो खाने वाले थे ना ब्रेड के, शायद अब वो विलुप्त हो गए हैं, चले गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कौन है, अभी भी यहाँ पर वो ब्रेड बनाने वाले अभी भी यहीं पर पाए जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो अभी भी हमें वो लोग यहाँ पर दिखेंगे। आगे बोलते हैं वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सचर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है क्या बेटा, कि अभी भी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन सब का मिक्सचर हमको देखने को मिलेगा। दोज इज the molder, those who bake the loaves, those is old time test furnace still exist। यहाँ पर बोला जा रहा है वो लोग जो पहले बेक करते थे, मतलब कि ब्रेड को बनाते थे, ब्रेड को बेचते थे एंड बेकर कहलाते थे, तो शायद अभी वो लोग चले गए हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे वो जो फर्नेस थी, वो जो भट्टियाँ थी उनकी, वो अभी भी कहीं ना कहीं आपकी जल रही हैं, उनकी लो जो है ना बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, वो जो बांस की बम्बू रहती थी और उनका जो जिंगल साउंड होता था, ठीक है, क्या होता था, जो जिंगल साउंड होता था उनका, एंड ट्रेडिशनल बेकर्स का जो बम्बुओं में रहता था, मतलब वो बम्बुओं में घंटी टाइप की लगी रहती है ना, उसके बारे में बोला है कि वो जो साउंड था अभी भी याद है हमें, कितना मतलब वो था सुबह सुबह सुनना, सब चीज़ों को देखना। ठीक है, एंड हर लीडिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल ही हर्ड इन सम प्लेस। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो अराइवल, वो मॉर्निंग साउंड क्या अभी भी हमारे कानों में है? तो हाँ, यहाँ पर बोला जा रहा है कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस, कहीं कहीं आप अभी भी देखेंगे तो वो साउंड हमें अभी भी बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है, ऐसा हमारे कौन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी बोला जा रहा है कि कुछ पर वो साउंड आपको देखने को मिलेगा जो कि वो बम्बुओं का जो जिंगल साउंड था ना वो। एंड मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। दिस बेकर आर इवन टुडे नॉन एज अ पैडर इन गोवा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शायद उनके जो पिता हैं वो शायद अब नहीं रहे, लेकिन अभी भी उनके बच्चे इस प्रोफेशन को
इस व्यवसाय को, ये मतलब जो उनका काम था उसको अभी भी संभाल रहे हैं। एंड इन बेकर्स को जो ब्रेड बनाते हैं, एंड ब्रेड के बहुत सारी मतलब लोव्स वगैरह, बेंगल ब्रेड, ये सारी चीजें बेचते हैं। तो उनको अभी गोवा में जो है ना पैडर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उनको? पैडर। ड्यूरिंग our childhood in Goa, the baker used to be our friend, है ना, companion and guide। बेकर जो थे ना, जब हम बचपन में रहे हैं तो बचपन में ये हमारे बेकर जो थे ना वो हमारे दोस्त, गाइड करने वाले हमें, और साथ ही रहे हैं, जो हमें मतलब कंपनी देते थे। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं हमारे जो राइटर होते हैं, ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ ये लोग ना दिन में शायद दो बार आते थे। कैसा? 2 बार। कैसे आते थे 2 बार? एक तो आप वो आएंगे जब, और फिर वो जा रहे हैं तब। तो इस टाइप से 2 बार हो जाता था। Once when he set out in the morning on his sailing round, then again when he returned after emptying his used basket। इसमें ये बोला जा रहा है कि वो कैसे 2 बार आते थे। एक बार तो वो जैसे कि वो फर्स्ट में आए क्या करने के लिए, चक्कर बेचने के लिए, चक्कर लगाने के लिए आते हैं ना, तो वो आए। और दूसरा कब? जब वो बास्केट खाली हो जाती थी तो उसको जिंगल बजाते हुए वापस घर जाने के लिए। तो उनका आना और जाना दोनों को गिना जा रहा है और बोला जा रहा है कि 2 बार वही। The jingling third of his bamboo woke up from sleeps and we ran to meet and greet them। तो क्या बोला जा रहा है कि जो बम्बू का जिंगल होता था ना, घंटी होती थी, उससे हम लोग जाग जाया करते थे। मतलब वो जो साउंड था ना पर्टिकुलर, उससे मतलब सुबह सुबह का मॉर्निंग अलार्म समझ लो आप उनका, कि वो बजता था तो इनको पता चल जाता था कि ब्रेड वाला भाई आ गया है, पैडर आ गया, तो अब हमें उठना है। तो ये लोग जैसे ही मतलब वो जिंगलिंग सुनते थे, वो आवाज सुनते थे, तो ये अपनी नींद से उठ जाते थे। एंड कहाँ जाते थे? उनसे मिलने के लिए और उनको मतलब ग्रीट करने के लिए, उनको गुड मॉर्निंग ऐसा करने के लिए। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों होता था? एंड वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? ये इसलिए होता था भाई बेसिकली कि जो उनका ब्रेड से प्रेम था ना आती वाला, कि भाई हाँ अब ये आए तो हमें ब्रेड मिलेगी, ये आए तो हमें लोफ मिलेंगे। नॉट एट ऑल, और कुछ नहीं। वो यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं कि वाज इट फॉर द लोफ। किस लिए भाई? डायरेक्ट ये बताया जा रहा है कि वो जो ब्रेड से लेकर प्रेम था ना, इसलिए वो आते थे। द लोफ्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और वेस्टिन्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो लोफ्स था ना, वो पैस्किन और वेस्टिन के द्वारा खरीदा जाता था। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस वॉट बिलोंग फॉर दोज ब्रेड बैंगल विच वी चूज केयरफुली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आगे कि हम लोग क्या करते थे, ब्रेड बैंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा ऊपर कूदते थे, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, बहुत ऊंचा था। ठीक है, तो जो मेड सर्वेंट होते थे ना, वो ले लेते थे ब्रेड को, लेकिन हम क्या करते थे, समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कई बार क्या होता था, उनके पास बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई गई ब्रेड होती थी, तो वो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा उछलते थे, ब्रेड बैंगल्स के लिए, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और मतलब बहुत ही बेसिकली चीज़ अच्छी लगती थी उनको, जो कि स्वीट बैंगल्स होती थी। स्वीट ब्रेड बोला जाता है उनको। एंड ऐसे अगर हम बच्चों के लिए बोले तो ब्रेड बैंगल। ठीक है, मेरे इस पर टिक भी लगा लेना कि जो बच्चे लोग खाते हैं ना बेसिकली, तो उन बैंगल्स, उन ब्रेड को क्या बोला जाता है? तो उनको बैंगल ब्रेड बोला जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए ये वाली लाइन पे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बम्बू स्टफ। तो बम्बू स्टफ क्या होता है बेटा? बम्बू स्टफ मतलब होता है कि जो बांस का बना होता है ना, उसको बोलते हैं। तो बांस के बना हुआ सॉर्ट ऑफ एक, मतलब ये समझ लो यार, जो बांस होता है ना, बांस का जो डंडा होता है, आपने देखा होगा, उस पे घंटी टाइप की बनी हुई होती है, उसकी सपोर्ट पे ये लोग बास्केट मतलब खड़े करते होंगे, बास्केट लेके उसका सपोर्ट रहता होगा। तो यहाँ पर मतलब ये उनके लिए जो सीन था ना, झंग झंग साउंड वाला, वो बहुत ही स्पेशल था। ये उनका, हम मतलब ये बच्चे लोग जो थे ना, ये समझते थे ये म्यूजिकल एंट्री किसकी? हमारे पैडर की है। वन हैंड सपोर्ट द बास्केट ऑन हिज हैंड
had, the other went the bamboo on the ground. तो एक जो हाथ था ना बास्केट को जो उनके सिर पर रखी है ना उसको सपोर्ट करता था, और दूसरा क्या था, दूसरा उस बम्बू को पकड़े रहता था, जिससे वो क्या करते थे उसको ग्राउंड में बजाते थे ताकि सब लोग उनके पास आ सके और सबको इन्फॉर्म हो सके कि वो आ गए हैं। He would greet the lady of the house with good morning. वो सबसे पहले क्या करते थे, ग्रीट करते थे लेडी को, मतलब उसको नमस्ते बोलते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे, ठीक है, इस टाइप से उसको ग्रीट करते थे। एंड सेकंड क्या होता है कि इसके बाद एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और अपनी जो बम्बू होता था ना उस पे उस बास्केट को रख लेते थे। Big cakes would be pushed aside with a mild rebuke and then loaves would be delivered to the servant। और हम लोगों को क्या किया जाता था, हमें डिसअप्रूवल या स्कॉल्ड करके डांट कर हमें एक साइड कर दिया जाता था, और जो हमारी मेड सर्वेंट होती थी ना बेटा, उनको क्या किया जाता था, लोब्स वगैरह जो ब्रेड होती है वो दे दी जाती थी। फ्रेग्रेंस मतलब सेंट का बोला है यहाँ पर, है ना। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द लोब्स। तो वो बोलते हैं कि हम लोग क्या करते थे, लेकिन हम लोग भी इतने जिद्दी थे, बट वी वुड नॉट गिव अप, हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द parapet and peep into the basket। हम लोग क्या करते थे, हम लोग ना बेंच पे चढ़ जाया करते थे, एंड हम क्या करते थे, उनकी बास्केट में झांका करते थे, क्योंकि हमारी हाइट कम थी तो हम लोगों को दिखता नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, बेंच पे चढ़ जाते थे वो लोग बेचारे, एंड देन उसके बाद वो बेंच से देखते थे, झांकते थे उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप आगे होता है क्या कि आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो वो कहते हैं कि आज भी मैं उसकी खुशबू, आज भी उसकी खुशबू मैं मतलब ले सकता हूँ, उसकी खुशबू मैं महसूस कर सकता हूँ। वो लोब्स जो थे जो कि बड़ों के लिए थे, और जो बैंगल्स हम छोटे बच्चों के लिए थे, वो खुशबू वो जिंदगी भर मेरे जीवन में रहेगी, और आज तक मुझे वो याद है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ। और उस टाइम पर हम लोग अपने ब्रश को टीथ को ना ब्रश भी नहीं करते थे, मतलब, और ना ही अपने फेस को ढंग से धुलते थे। एंड वाई शुड बी, और करना भी क्यों चाहिए, वॉट वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो कहते कौन इतना ट्रबल करे, कौन इतनी परेशानी उठाए कि भाई अपन गए और मैंगो की लीफ को तोड़ा और फिर टूथब्रश मतलब दातुन बनाए, और ये सब यार जरूरी भी क्यों है, डायरेक्ट ब्रेड को खाया और खत्म। तो द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। जब टाइगर अपने दांतों को साफ नहीं करता है तो फिर हम क्यों करें। एंड हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो वो कहते हैं कि जब टाइगर जो होता है वो अपने दांत को साफ नहीं करता तो हम लोग करके क्या ही कर लेंगे। और उसको एक चीज ये भी लगती है कि जब हम गर्म चाय पीते हैं, वो कहता है तो वैसे ही हमारे जो दांत होते हैं ना वो क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तो फिर दांत क्लीन करने की जरूरत ही क्या है, आए और हमने खा लिए, ऐसा हम लोग करते थे। देखिए यहाँ पे बताया गया है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द पोल। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो शादियां थी ना, शादियों में बिना स्वीट ब्रेड मतलब कि ये गिफ्ट में भी ब्रेड लेकर जाते थे। अगर मैरिज गिफ्ट में ब्रेड ना हो, जो स्वीट ब्रेड जिसको जाना जाता है बॉल के नाम से, अगर ये लोग बॉल नहीं लेके जा रहे हैं ना तो इनके गिफ्ट देने का कोई मतलब नहीं है, इनके मैरिज गिफ्ट देने का बेटा कोई मतलब नहीं, इनका मैरिज गिफ्ट नाम का है। फिर अगर ये स्वीट ब्रेड नहीं ले जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस थे अगर उनको स्वीट ब्रेड नहीं देते थे, और उन स्वीट ब्रेडों को क्या बोला जाता है, बॉल बोला जाता है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट loses its charms without a bread, not enough can be said to show how important a baker can be for the blazer। अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि पार्टी या फिर कोई दावत हो गई, फीस्ट मतलब दावत हो गई, तो जब लोग ना वहां पर
अपना चार्म खो देते थे लोग, मतलब जो रौनक होती है ना वो खो देते थे अगर ब्रेड नहीं होती थी। अगर ब्रेड नहीं है हमारी किसी पार्टी में या उसमें तो कोई मतलब का नहीं है, मतलब समझ रहे, नॉट इवन कैन बी ब्लेज। और ब्लेज में भी ऐसा ही, वो सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ ब्लेज। तो आप इससे अजप्शन लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि गांव वालों के लिए, शहर वालों के लिए पैडल कितने इंपॉर्टेंट थे, कितने जरूरी थे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर एंगेजमेंट। अगर किसी पुत्री की किसी माँ की पुत्री जो है, बेटी जो है ना, अगर उसको सगाई हो रही है उसकी, तो उस ओकेजन के लिए जो है ना सैंडविच बनाती थी उसकी माँ। मतलब ये परंपरा है कि अगर किसी की बेटी की सगाई हो रही तो सैंडविच खिलाया जाएगा। केक्स एंड वॉली हंस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, thus the presence of the baker furnace in the blaze is absolutely essential। तो इसमें ये बोला जा रहा है जो केक्स है ना, केक्स और बॉलीहंस जो होते हैं ना क्रिसमस में जो होते हैं ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बॉलीहंस ये भी ब्रेड ऑफ मतलब टाइप ऑफ ब्रेड है एंड इनको अदर फेस्टिवल्स में भी खाया जाता है। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द ब्लेजर्स इन एब्सोल्युटली एसेंशियली। इसमें ये बोला जा रहा है जो प्रेजेंस होती थी ना बेकर्स की, फर्नेस की ब्लेज में, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती थी। और उनका फर्नेस मतलब जो वो जो भट्टी टाइप की रहती है ना जिसमें खाना बनाते हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड अ पेक्सुलर ड्रेस नोन एज द कवर। इस पे आप लोग, आप अगर चैप्टर पढ़ रहे हो निकाल लिया तो प्लीज इस पे अंडरलाइन करिए। जो ब्रेड सेलर थे, जो बेकर थे, उनकी एक अलग ड्रेस हुआ करती थी। उस ड्रेस का नाम क्या था बेटा? कबई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एकमात्र सिंगल ड्रेस थी, एकमात्र सिंगल पीस था फ्रॉक का और ये घुटने से नीचे तक था। इन अवर चाइल्डहुड वी saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants। अभी हम देख रहे हैं बचपन में जब हम देखते थे तो we saw bakers wearing, हम क्या देखते थे, जो बेकर्स होते हैं ना वो शर्ट और ट्राउजर जो होते हैं ना वो पहनते हैं, जो कि ना शॉर्टर होते थे, छोटे होते थे, ठीक है। हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा होता था, मतलब एंकल। इवन टुडे एनीवन हु wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a peddler। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि अभी भी अगर कोई उस टाइप के कपड़े पहन लेता है जिनकी पैंट एंकल होती है या थोड़ी सी ऊपर होती है तो उनको गोवा में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? उनको ऐसा बोला जाता है कि देखो पैडल के जैसे तैयार हुआ है। द वेकर यूजुअली क्या होता है बेटा? द वेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर जो होते थे ना आखिरी मंथ में ही बिल कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और महीने का जो हिसाब रहता था ना वो पेंसिल से लिख दिया जाता था वॉलों पर। was indeed a profitable profession in the old days। पुराने दिन में इसको एक फायदेमंद प्रोफेशन, एक अच्छा व्यवसाय माना जाता था और इस व्यवसाय की बहुत सारे लोगों को जरूरत होती थी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कभी भी बेकर की फैमिली और उसके मतलब सर्वेंट जो होते थे ना वो कभी भी भूखे नहीं सोते थे, कभी भूखे नहीं रहते थे। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। उसमें ये बोला जा रहा है कि जो बेकर होते हैं, उनकी फैमिली होते हैं, उनके नौकर चाकर होते हैं, वो हमेशा खुश और प्रॉस्पेरियस मतलब होता है कि बहुत ही तंदुरुस्त दिखाई देते थे। देयर प्लम फिजिक्यू मतलब प्लेजेंटली फैट बॉडी, मतलब कि एक अलग मोटापा होना। वाज ओपन टेस्टमनी मतलब होता है एक पब्लिक का स्टेटमेंट कि भाई हाँ ये ऐसा है, एक क्वालिटी या फिर आपने एक उनका कैरेक्टर सेट कर दिया है। एंड यहाँ पर ये भी बोला है टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड कंपेयर टू अ बेकर। जो जैक फ्रूट की तरह एकदम मजबूत होते हैं ना उन लोगों को आज भी कंपेयर किया जाता है पैडर से। सो बस इतना ही बेटा, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे अगर ये चैप्टर समझ में आया होगा जिसको लिखा है लूसिको ने। तो अगर ये चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया की क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एल्डर इन, ये बेटा आपको 86 पेज नंबर पे मिलेंगे। तो जो गोवा के एल्डर्स थे वो क्या मतलब मिसिंग कर रहे थे या क्या चीज़ों के बारे में जो पुर्तगाली जो छोड़ गए थे और उन दिनों के बारे में क्या बातें कर रहे थे और क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। द एल्डर इन गोवा वन नॉस्टैल्जिक
about the good old Portuguese days, Portuguese and their famous loaves of bread। तो क्या होता है, जो एल्डर्स थे ना गोवा में, वो कहीं ना कहीं अपने जो पुर्तगाली वाले जो दिन थे उनके बारे में याद कर रहे थे, जब वहाँ पर पुर्तगालीज रहते थे उन दिनों की बात कर रहे थे, और उनके फेमस ब्रेड की, उनका फेमस ब्रेड जो लोब्स जैसा मतलब दिखता था, गोल गोल। ये भी एक ब्रेड का मतलब जैसे कि आपका बॉल होती है ना, जैसे बेंगल ब्रेड होती है, वैसे ये होता था लोब्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो उस चीजों को बहुत याद करते थे, अच्छे दिनों को बहुत ज्यादा याद करते थे। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 10th वालों ध्यान से देखना। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो? क्या गोवा में अभी भी ब्रेड बनाना पॉपुलर है, फेमस है? अगर जानते हो तो कैसे जानते हो? यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, अभी भी ब्रेड मेकिंग जो है वो गोवा में पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। The author has described about the existence of time old furnace and their still burning fire। तो जब हमारे लेखक ने, जो हमारे राइटर है इस पोयम के, जब उन्होंने बताया कि अभी भी जो पुराने टाइम की जो भट्टियां हैं, जो आग है, वो अभी भी जलती हैं गोवा में, अभी भी वो भट्टियां हैं पुराने जमाने की, एंड अभी भी उनका अस्तित्व है, अभी भी उनका वर्चस्व है, और अभी भी वो क्या करती हैं, जलती हैं। द गोवा सोसाइटी इज स्टिल हैविंग मोल्डर ब्रेड मिक्सर एंड बेकर्स। अभी भी हम गोवा में देखेंगे तो गोवा की जो सोसाइटी है, गोवा के जो लोग हैं, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी ब्रेड बनाने का और खाने का उनका मतलब वो जो सिलसिला है वो जारी है, अभी भी वो काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is the baker called? What is the baker called? बेकर को क्या बोला जाता था? The baker is called a pedder। बेकर को पैडर के नाम से जाना जाता था, है ना? When would the baker come every day? Why did children run to meet him? बेकर क्या थे, एवरीडे क्यों आते थे और कब आते थे, एंड जो बच्चे थे वो क्यों उनसे भागकर मतलब मिला करते थे, उनके जैसे उनकी आवाज सुनते थे उनके जिंगल की, वो फटाफट वहां चले जाते थे। तो ऐसा क्यों होता था, ये अपन को बताना है। The baker would come twice every day. Once he sat out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The children ran to meet him, not because of their love of the loaf। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है बेटा कि जो बेकर थे ना, वो दिन में 2 बार आया करते थे। When he set out in the morning on his selling round, जब वो बेचने के लिए आते थे, जब मतलब कि पहली बार जब वो राउंड लगा के पूरी ब्रेड को बेचा करते थे, और दूसरा का जब वो वापस होते थे, जब उनकी बास्केट खाली हो जाती, जैसे अपने हम ब्रेड वाले आते तो क्या करते हैं, फेरी लगाते हैं, और जब उनकी ब्रेड फिनिश हो जाती है, एम्पैथी हो जाती है, खत्म हो जाती है, देन वो चले जाते हैं। तो एक बार उनके आने का, दूसरी बार उनके जाने का, तो वो दोनों का काउंट अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बार। बिकॉज दे एक्चुअली लॉन्ग्ड, और उनसे जो बच्चे हैं मिलने के लिए क्यों जाते थे, क्यों इतना एक्साइटेड होते थे कि यार बेकर आ गया, बेकर आ गया, तो वो इसलिए क्योंकि वो जो लोफ थी ना, मतलब जो आप ये कह सकते हो कि उनका ब्रीड के प्रति जो प्रेम था, जो मतलब एक कह सकते हैं कि उनको ब्रीड बहुत ज़्यादा पसंद थी, और जो पैडर थे वो ब्रीड ही लेकर आते थे अलग अलग टाइप की, तो जो उनका लोभ से प्रेम था उसके लिए वो भागते थे। बिकॉज दे एक्चुअली लॉन्ग्ड फॉर द ब्रीड बेंगल विच समटाइम्स वाज अ स्वीट ब्रीड ऑफ स्पेशल मेक। और दरअसल ये है कि जो वो लोग वेट कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल में वो वेट किसका कर रहे होते हैं, ब्रीड बेंगल का। जो ब्रीड बेंगल होती थी ना, वो कई बार क्या होती थी, इतनी स्पेशल बनती थी बेटा, इतनी स्पेशल बनती थी, मतलब वो स्वीट ब्रेड जैसी होती थी, मतलब बहुत मीठी सी, है ना, वो बहुत ही अलग लगती थी खाने में। तो वो लोग क्या कर रहे होते थे, उसका वेट करते थे ब्रेड का। हम क्या जाते हैं पेज नंबर
87 or oral comprehension check. Match the following. What is a must? देखिए, एज मैरिज गिफ्ट में क्या दिया जाता था? स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल। मैंने बताया भी था कि जब लोग शादियों में जाते थे, एंगेजमेंट में जाते थे, तो वो क्या लेकर जाते थे? स्पेशली जब कोई शादी में जाता था तो वो स्वीट ब्रेड लेकर जाता था जिनका नाम था बॉल। फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, पार्टी में या फीस्ट में लोग क्या लेकर जाते थे? ब्रेड। एंड फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, जब डॉटर की एंगेजमेंट होती थी तो क्या बनता था? केक्स एंड वॉलिहांस। अरे हाँ यार, सैंडविच होगा इसका। इस फर्स्ट वाली का होगा स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल, और जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टी और फीस्ट का क्या होगा? ब्रेड। डॉटर की एंगेजमेंट के लिए सैंडविच लेकर जाते थे, और क्रिसमस के लिए केक्स एंड वॉलियंस। आगे आ जाइए। What did the bakers wear in Portuguese days when the author was young? तो यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि जो बेकर थे वो क्या पहनते थे पुर्तगीज डेज में, एंड ऑथर जब यंग थे, व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर यंग थे। इन द पुर्तगीज डे द बेकर हैड peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पुर्तगालीज दिन थे, मतलब पुर्तगीज वाले दिन थे, तो बेकर क्या करते थे? एक पेकुलर ड्रेस पहनते थे, एक अलग अनोखी और अलग, जिसकी वजह से वो जाने जाते थे कि भाई ये जो है ना वो पैडर की ड्रेस है, इसको कोई मतलब पहन सकता है, लेकिन अगर किसी ने वैसा पहना तो लोग उसे पैडर समझते थे। तो उस ड्रेस का नाम था बेटा कबई। उस ड्रेस का नाम था क्या? कबई। एंड इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। वो ड्रेस कैसी थी बेटा? वो ड्रेस ना एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक थी, मतलब कि ऐसी जंगर झोला होती है ना, लाइक जंगर झोला बोले तो वो उसमें बोलते हैं ना, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक, और आपके घुटने तक, मतलब घुटने से थोड़े नीचे तक जाती थी। आपने बुक में देखा होगा, उसमें एक छोटा सा चित्र भी दिया है इसका। When the author was young, he saw the bakers wearing a shirt and trouser. तो देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है जब ऑथर यंग थे ना, तो उन्होंने देखा था कि जो बेकर्स थे ना वो शर्ट एंड ट्राउजर पहनते थे, which were shorter than full length ones and longer than half pants. तो जो आप ये कह सकते हो ये हमारा पैर है, इतना कुछ पहनते थे। आप एंकल बोल सकते हो इन शॉर्ट में, ठीक है। आगे आ जाइए। हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर एंड बाय। आपको ये बोला जा रहा है कि किसने इनवाइट किया था कि भाई, मतलब कोई भी, जैसे कि आपने देखा कि भाई किसी ने ट्राउजर या पैंट, वो आपने शर्ट पहनी है या फिर आपने एक लॉन्ग फ्रॉक पहनी है, तो उसको क्या कमेंट किया जाता था कि ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर। एंड क्यों ऐसा कौन करता था और क्यों करता था? तो बेटा पर्टिकुलर कोई भी नहीं करता था, कभी भी कोई भी ऐसे देख ले तो उसको पैडर ही बोलते थे। एनीवन हु बेयर्स अ Anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invite the comments that he is dressed like पैडर। तो किसको कमेंट किया जाता था? कोई भी कमेंट कर देता था अगर कोई हाफ पैंट और ऐसा पहना हो कि नीचे तक, मतलब बिल्कुल घुटने से नीचे तक पहना हुआ है, तो उसको उस पर कमेंट क्या किया जाता था कि ये पैडर जैसे तैयार हुआ है, ड्रेस अप हुआ है। This was so because the bakers were known as padder and they wore such half pants. तो यहाँ पर ये बोला है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो लोग जो पैडर थे ना, उनको जो बेकर्स मतलब वो नॉन एज अ पैडर, बेकर को पैडर जैसा बुलाया जाता था, बेकर का नाम पैडर था। एंड दे वर सच अ हाफ पैंट्स, वो क्या कैसे पहनते थे? हाफ पैंट पहनते थे। तो कोई हाफ पैंट पहन ले या फिर कोई वो फ्रॉक पहन ले, लोग क्या बोलते थे? ये पैडर है। वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड?
कहाँ पर हमारे जो बेकर हैं वो अपना हिसाब किताब लिखते थे, मंथली अकाउंट रिकॉर्ड करते थे उस टाइम पर। तो कहाँ करते थे? The monthly account of the baker were recorded on some wall in pencil। तो मंथली अकाउंट जो होता था ना बेकर का, वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता था? पेंसिल से वॉल पे, ठीक है, किस पे? दीवार पर पेंसिल से वो लोग क्या करते थे? पूरा हिसाब लिखते थे और लास्ट मंथ में उसको काउंट करके बता दिया करते थे। What does a jackfruit like appearance means? कटहल जैसे दिखना या कटहल जैसे समझना, इसका मीन्स क्या है? कटहल जैसे एक आप ये कह सकते हो, कटहल का मीन्स ये है यहाँ पर कि एक प्लम फिजिक्यू। एक प्लम फिजिक्यू कैसे? कोई बढ़िया उसकी पेटू निकला है, उसकी प्लम निकली है ना, और वो अच्छा हट्टा खट्टा है, मस्कुलर बॉडी है उसकी, और कुछ जरूरत से ज्यादा ही हेल्दी होना। सच अ फिजिक्यू वाज लिंक्ड टू द बेकर्स बिकॉज दे वर नेवर स्टार्व। तो और ये जो फिजिक्यू है, ये शारीरिक जो चीजें हैं, इसको कहाँ कनेक्ट किया जाता था, कहाँ पर जोड़ा जाता था? तो बेकर, मतलब अगर कोई ऐसा है तो वो बेकर है, क्योंकि ऐसा मानना था उस टाइम का कि वे लोग कभी भूखे नहीं रहते थे। बेकिंग वाज टेंथली अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। उस टाइम का एक फायदेमंद व्यवसाय था ये, मतलब बहुत ही अच्छा खासा धंधा। द बेकर, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी प्रॉस्पिरियस हैड अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो बेकर की फैमिली, वो और उसके नौकर चाकर हमेशा खुश और तंदुरुस्त, मतलब समृद्ध दिखाई देती थी, जैसे जैकफ्रूट होता है। पेज नंबर 88 पे देखिएगा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको ये बताना कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है, पांचवा इनकरेक्ट है, छठवां इनकरेक्ट है और सातवां करेक्ट है। Is bread an important part of Goa life? How do you know this? क्या ब्रेड जो था एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है गोवा का? अगर ऐसा है तो आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो दिस? आप कैसे जानते और आपको कैसे लगा? ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। ब्रेड जो थी एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती थी गोवा की लाइफ, गोवा वालों की लाइफ में। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। तो देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो मैरिज गिफ्ट्स हुआ करते थे ना, वो मीनिंगलेस थे स्वीट ब्रेड के, जिन्हें क्या बोला जाता था? बॉल। पार्टी में ब्रेड इज मस्ट वाइल फॉर क्रिसमस। आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं पार्टी वगैरह होती थी तो ब्रेड का आना तो निश्चित था, जरूरी था। और जब क्रिसमस होती थी तो केक्स एंड वॉलियंस आर अ मस्ट। क्रिसमस के टाइम पर केक और वॉलियंस बहुत जरूरी थे। सैंडविच मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो सैंडविच हुआ करते थे ना, वो अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट है, सगाई, तो उसकी माँ क्या बनाती थी? सैंडविच बनाती थी। ये परंपरा थी वहां की। The authors say that everybody loves the fragrance of loaves। जो हमारे राइटर हैं वो कहते थे सबको जो ब्रेड की महक है ना वो बहुत पसंद है। The elder were given loaves and the children were given bread bangles। यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो एल्डर्स हैं वो क्या करते हैं? लोब्स, और चिल्ड्रन को क्या देते हैं? ब्रेड बैंगल देते थे। which they longed for also। The fact and bakery is profitable profession shows that the love for bread is innermost in Goa। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, और जो हमारे बच्चे थे उसके लिए वेट भी करते थे। एंड देन इस टाइम से हमें पता चल सकता है, ऐसे हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, है ना, और लोगों का जो लव के प्रति ब्रेड था वो बहुत ही अनकंडीशनल था गोवा में। कुर्ग की बात कर रहे हैं। कुर्ग में ऐसा क्या है? कुर्ग एक ऐसी जगह का नाम है बेटा, मतलब अगर आप वहां जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए। इतना पीसफुल जगह है, इतनी शांति है उस जगह पे, इतना सुंदर वातावरण है, वो अपने आप में कंप्लीट है कुर्ग। वहां पर क्या होता है? कॉफी ट्री,
कॉफ़ी कंट्री भी बोला जाता है कुर्ग को। सबसे ज़्यादा कुर्ग में ही कॉफ़ियाँ प्लांटेशन होता है। फेमस फॉर द रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो यहाँ पर ये जो मसाले होते हैं एंड रेन फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट होता है, इन दोनों तीनों चीज़ों के लिए हमारा कुर्ग बहुत फेमस है। अब यहाँ पर आपको शुरुआत में बताया जाएगा ये कहाँ पर है। मिडवे बिटवीन मसूरी एंड द कोस्टल टाउन ऑफ Bangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो ऐसा माना जाता है कि मैसूरी और मैंगलोर के बीच में एक छोटी सी जंग है, जैसे कि ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि ये शांति है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है ये, इसके अलावा ये एक स्वर्ग का टुकड़ा है जो कि कहाँ से, भगवान की राजधानी में से लाया गया है। ड्रिफ्टेड फ्रॉम मतलब कि कैरी करके वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया गया है हवा के माध्यम से। ड्रिफ्टेड फ्रॉम होता है यहाँ मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ का शिफ्ट होना ड्रिफ्टेड फ्रॉम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि गलती से जो भगवान की राजधानी है वहाँ का एक टुकड़ा जो है ना, वो भारत में आकर कुर्ग नाम से बस गया है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race for material man, beautiful women and wild creature। तो यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ के किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए गौरव है, मतलब इसका इतना ज़्यादा मतलब लोग इतना पसंद क्यों करते हैं और किस चीज़ के लिए ये जाना जाता है। तो यहाँ पे बेटा एक तो योद्धा, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा योद्धा हैं जो लड़ाई वड़ाई करते हैं ना वो, और यहाँ पर सुंदर औरतें पाई जाती हैं, बिल्कुल आप जैसे मेरी 10th की बच्चियाँ दिख रही हैं ना वैसी। विल्ड क्रिएचर्स मतलब कि यहाँ पर जो जंगली जानवर है ना, जो क्रिएचर है, उनके लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कुर्ग में ये तीनों चीज़ें बहुत मात्रा में है। कुर्ग बोलो या कुडागु बोलो, बात एक ही है। ये क्या है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पर आप आगे देखिएगा, अगर कुर्ग की हम बात करते हैं तो ये कर्नाटक का बहुत ही ऐसा रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है जहाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, मतलब कि पूरे उसमें आप देखेंगे कि हरा ही भरा है। स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, मसाले की जो खेतियाँ होती हैं वो, और आप कॉफ़ी के प्लांट्स देख लीजिए। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर आप देखेंगे तो रेन फॉरेस्ट जो होता है, मतलब कि आपने देखा होगा बरसात वाला जो जंगल है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो होती है यहाँ पर बारिश होती है। तो अगर हम फॉरेस्ट की बात करें ना, तो फॉरेस्ट यहाँ पर कितना 30% डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away। मानसून सीजन में क्या होता है, विजिटर्स को ऐसा मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, या फिर एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि यहाँ से दूरी बनाकर रहें। द सीजन ऑफ द जॉय commons from September and continue till March। तो यहाँ का जो विजिटर्स लोग हैं ना, यहाँ का जो सीज़न है, यहाँ का नॉर्मल कैजुअल सीज़न जो होता है ना, वो सितंबर से स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है, मार्च में जाके। इस टाइम पे क्या होता है, वेदर कैसा होता है, परफेक्ट होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम सोअर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। तो यहाँ पर बहुत अच्छी हवाओं से लेकर, व्यूज़ से लेकर, हर चीज़ एक गुड मेजर में होता है, मतलब एक अच्छे माप के अनुसार। ब्रीथ फॉर invigoration, coffee estates and Colonia bungalow and started tucked under tree canopies in prime corners। तो क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे दूर दूर तक हवाओं में भी अगर आप देखेंगे ना, तो कॉफ़ी की खुशबू है।
ठीक है। एंड जहाँ तहाँ आप देखेंगे ये कॉफ़ी स्टेट्स है ना, इनके कॉर्नर पे आप कह लो, ठीक है, एक प्राइम कॉर्नर होता है जो सबसे बेस्ट होता है, वेस्ट कॉर्नर पर आप ना देखेंगे कॉलोनिया बंगलो यहाँ पर स्थापित है, मतलब छोटे छोटे से बंगले बने हुए हैं जिनमें लोग रहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड है, मतलब कहीं ना कहीं कहाँ पर टग्ड है, ये पेड़ के पास में टग्ड है, पेड़ के उसमें लगे हुए। द fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek Arabic descent। तो ऐसा बोला जाता है यहाँ के जो इंडिपेंडेंट पीपल है कुर्ग के, ऐसा लगता है कि वो कहाँ के हैं, ग्रीक के हैं या फिर अरब के हैं। एज वन स्टोरी गोज, यहाँ पर एक स्टोरी फेमस है, एक स्टोरी के तहत ऐसा माना जाता है, कहानी के तहत, कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड south along the coast settled how when return become impractical। तो क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी फोर्स थी यहाँ से मूव कर रही थी साउथ की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या हुआ, रिटर्न नहीं जा पाए। एंड दीज लोकल एंड देयर कल्चर इज एप्रियंट इन मटेरियल ट्रेडिशनल, एंड वो यहीं पर बस गए और धीरे धीरे ना उनका कल्चर और यहाँ का कल्चर मिक्स हो गया, उनने उनका कल्चर्स भी यहाँ पर क्या किया, बताया, और मतलब धीरे 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 करके लोग ना उनके कल्चर को भी एक्सेप्ट सा करने लगे। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम्स, और वहाँ के जो अरबिक लोग थे, जो अरब के लोग थे ना, वो लोगों ने यहाँ के लोकल लोगों के साथ संबंध बनाए और उनकी लड़कियों से शादी करी, मतलब मिक्स हो गया पूरा, है ना। और मेन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल विच मोस्ट पीपल फॉलो। तो यहाँ पर जो हिंदूज़ के द्वारा जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं उसके तहत उन्होंने उनसे शादी करी। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रो सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत टाइम से चल रहा है, इन लोगों ने धीरे 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 करके यहीं पर बसे, क्योंकि उनके पास लौटने के लिए कोई चांस नहीं था। विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट बॉर्न बाय कोडागूज। तो क्या है, जो कोडागू थे ना, वो लोग क्या करते थे, एक ब्लैक कलर का कोट पहनते थे, जैसे इसमें पहना हुआ देखो, टोटल ब्लैक कलर का कोट पहना है, और यहाँ पर ये जो बेल्ट लगाया है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत ही अच्छा जड़ा हुआ है, हाथ की कारीगरी होती है, ठीक है, जिसको बोला क्या जाता है, अब इन्होंने जो पहना है ना उसको क्या बोला जाता है, कुपैया, है ना, कुपिया बोला जाता है। इट रिसेंबल द खुफिया वॉन द अरब एंड द कुरान। तो ये ना दोनों का मिक्सचर है, अगर आप देखेंगे तो ये अरब का और कुर्क का दोनों का ही मिक्सचर यहाँ पर बताया गया है, इन दोनों से मिलकर ही ये बना है। क्या चाहिए, Kurg homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor and relate to their sons and father। तो क्या होता है, कुर्गी जो है ना अपने घरों में क्या करते हैं, एक परंपरा अपनाई गई है, क्या कि वो क्या करते हैं, बच्चों को अपने को क्या बहुत सारी टेल ऑफ ब्लैरर मतलब होता है, बेलर मतलब होता है क्या, कि अपने बच्चों को बहादुरी की स्टोरी सुनाते हैं, है ना, वॉर्स की स्टोरी सुनाते हैं, उसके अलावा हिम्मत की स्टोरी सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब वो अपनी जितनी भी मतलब इनका एक ट्रेडिशनल होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जो अरबिक लोग होते हैं वो लोग अपने बच्चों को, है ना, अपने फादर्स को कहीं ना कहीं वो स्टोरी सुनाते हैं, जिससे कि क्या कर सके, जो बच्चे हैं वो इम्प्रूव हो सके एंड बहादुर बन सके। तो एक ट्रेडिशनल बन चुका है ये। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। मोस्ट डेकोरेटेड मतलब होता है हैविंग रिसीविंग द मैक्सिमम नंबर अवार्ड फॉर द ब्रेव इन वॉर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो कुर्ग है ना वो ऐसा है कि मोस्ट डेकोरेटेड द इंडियन आर्मी, मतलब कि इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा जो अवार्ड्स मिले गए हैं, है ना, बहादुर के लिए, है ना, जंग में लड़ने के लिए और जंग में बहादुरी से डट कर रहने के लिए। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये मोस्ट डेकोरेटेड
इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी जो है ना सॉर्ट ऑफ जितने अवार्ड्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इन लोगों के लिए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनको दिए गए हैं। तो इंडियन आर्मी को इनने डेकोरेट किया है बहुत सारे अवार्ड से। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे, ठीक है, वो कौन थे? हमारे यहीं के कुर्ग के थे। क्या नाम था उनका? जनरल करियप्पा नाम था, है ना। इवन नाउ कोडागूज आर द ओनली पीपल इन द इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म विदाउट अ लाइसेंस। अब यहाँ पर मैंने बोला कि सॉर्ट ऑफ 30% जंगल एरिया है ना, जानवरों से लेकर हर एक चीज़ का डर है। तो यहाँ पर ये भी है बेटा कि यहाँ के लोगों को बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स, जो आग वाले शस्त्र होते हैं ना, उन आग वाले शस्त्र को रखने का परमिट मतलब है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्ड इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो यहाँ पर एक क्या होता है, जंगलों से जो पानी आ रहा है ना कुर्ग में, जो पूरा जंगलों से आप देख रहे होंगे पानी आता है, तो उसमें वो कहाँ मिल जाता है? कावेरी नदी में। यहाँ पर एक कावेरी नदी बहती है जिसमें एक महासीर नाम की एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश रहती है अबाउंड इन दीज वाटर्स। तो यहाँ पर देखिए महासीर नाम की एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर रहती है इस नदी में, इस पानी में। किंग फिशर डिव फॉर देयर कैच। और जो किंग फिशर होता है, किंग फिशर एक जो पक्षी होता है, आपने देखा होगा, वो डिप करता है फिश कैच करने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, अमेरिकन स्पैरल है, सॉरी अफ्रीकन लंगूर है। और आप इसके अलावा देखेंगे पार्टिकली ईटन फ्रूट फ्रॉम द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड देयर रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। अब ये क्या करते हैं कि पके हुए फलों को, पके हुए चीज़ों को उस पानी में धुलकर स्प्लैश करके खाते भी हैं और उसके उसी में फेंकते भी हैं। आधे जैसे आधा खाया, मिसचीफ तरीके से खाते ना, आधा खाया और उसी पानी में फेंक दिया, इस टाइप से। एंड एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग वॉश्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महाउट। महाउट मतलब क्या होता है? जो महावत होते हैं ना, जो हाथी को मतलब कि जो हाथी को चलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक, उनका टेक केयर करते हैं, उनको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसी नदी में उनको वॉच करते हैं, उनको अच्छा घिस घिस के नहाते हैं और जो एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ही इंजॉय करते हैं। द मोस्ट लैंड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन्स। क्या होता है यहाँ पर देखिए, कैनोइंग मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो अ लार्ज नैरो बोट। अब देखिए फर्स्ट जो शब्द यूज हुआ है वो क्या है? हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग। राफ्टिंग मतलब होता है बेटा कि आप फ्लोटिंग, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट या फिर अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइंग प्लैंक्स टुगेदर। आई विल टेल यू क्या होता है। आपने देखा होगा अगर आप रिवर राफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है, सॉर्ट ऑफ एक आप ये कह सकते हो कि किसमें राफ्ट के जो राफ्ट होता है, राफ्ट देखा है, नदी में ही तैरने वाली जैसे नाव होती है ना, वैसी होती है, पतली सी नाव होती है, उसमें तैरना और टाइंग करना मतलब कि खुद उसको चलाना, उससे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो नाव में चलाते हैं ना उससे, तो उसको बोलते हैं रिवर राफ्टिंग। सेकंड चीज़ कैनोइंग। कैनोइंग भी क्या होती है, एक बहुत ही नैरो सी, सकरी सी, एक बहुत पतली सी जिसकी चोंच जैसी वो होती है ना, कॉर्नर होता है, एंड होता है, वैसी नाव होती है। उससे क्या करना, उसमें क्या करना, ट्रैवलिंग करना उससे नदी में। रैपलिंग करना मतलब गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। आपको क्या करना है, रोप से धीरे 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 करके नीचे जाना। और रॉक क्लाइंबिंग मतलब पत्थरों पे चढ़ना। माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पे बाइक चलाना। नंबरस वॉकिंग ट्रैक इन द रीजन आर द फेवरेट विद ट्रैकिंग। क्या होता है, ट्रैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करते हैं पैदल, जिनको ना अच्छे बड़े से फॉरेस्ट में चलना पसंद होता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे वॉक करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं।
ओके। अब इसमें देखिए कौन उनका साथ देता है बेटा, वर्ड्स हो गए, बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गए, आर देयर टू गिव यू कंपनी, मैक्यूज, मलावर, स्पेलर, लंगूट्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचिंग आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है बेटा कि जो वर्ड्स हैं, मधुमक्खी हैं, तितलियाँ हैं, ये लोग क्या करती हैं, जो वहाँ पर ट्रैकर्स हैं या फिर ये सारे एडवेंचर जो कर रहे हैं उनको कंपनी देती है। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे आपकी कंपनी अच्छी लगती है। कंपनी ये नहीं कि सॉर्ट ऑफ हम किसी कंपनी की पर्टिकुलर किसी जगह की बात कर रहे हैं, किसी का मेल मिलाप या किसी की संगत या किसी के साथ आपको मजा आ रहा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो पक्षी हैं, ये जो जानवर हैं, ये ना उस ट्रैकर का वो साथ, अकेले चलने वाले का साथ देते हैं, ठीक है। एंड कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये जो स्लेंडर लॉरिस होता है ना, ये भी एक पक्षी होता है। ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये आप पे नज़र रखेगा। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर बिल एलिफेंट्स। तो कहते हैं कि मैं प्रेफर करूँगा कि आपको क्या करना है, जो बिल्ड एलिफेंट्स होते हैं, जो जंगली हाथी होते हैं, उनको साइड करते हुए चलना है, उनको मतलब कि उनसे दूर रहना है। अगर आपको दिख जाए तो अपना रास्ता बदल लेना है। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल ब्रिंग्स यू इनटू अ panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ते हैं तो वहाँ से आपको इसका ना एक पैनोरामिक व्यू दिखेगा, व्यू ऑफ अ विड एरिया ऑफ लैंड। पूरा जो बड़ा सा चौड़ा सा, अगर आप उसको लैंडस्केप करके, जैसे कि आप उसको टेढ़ा करके देखेंगे 16.9 के एंगल में अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा व्यू क्लियरली दिखाई देगा। कहाँ से? ब्रह्मगिरी हिल से। A walk across a rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गा धाम। ठीक है, एक निसर्गा धाम की जगह है जहाँ पर किससे जाते हैं, यहाँ पर एक रोप ब्रिज है। आपने देखा होगा जितने भी जंगल एरिया है यहाँ पर रोप ब्रिज होती है। तो ये ना 64 एकर्स में आइलैंड है, एक निसर्ग धाम करके 64 एकड़ में फैला हुआ है एक आइलैंड है ये। तो वहाँ कैसे जाते हैं? एक रोप ब्रिज से जाते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट Tifton settlement at nearby Bailakupi is a bonus. The monk is a red, ochre and yellow robes. कुछ monks रेड पहने होते हैं, जो ओखरे बोलेंगे आई थिंक, वो येलो रोब्स पहने होते हैं। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है ये लार्जेस्ट उसमें मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर जितनी शांति होती उतनी कहीं नहीं होती। आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइज दैट वेट टू बी डिस्कवर बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये लोग वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एंड इसके बाद जो लोग हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सर्च करने के लिए, विजिटर्स जो होते हैं मोस्टली जो भ्रमणकारी होते हैं ना, वो वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्कवर करने के लिए जाते हैं, सर्च करने के लिए जाते हैं। और सब लोग क्या सर्च करते हैं कि इंडिया की सोल है वो जगह, इंडिया का हार्ट है, राइट इन हियर कुर्ग, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पीस है, बहुत ज़्यादा शांति है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियरली समझ में आया होगा बेटा। पसंद आया? कोई चीज़ आपको लग रही है कि अगर मिस प्रोनाउंसिएशन आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। इसको याद रखिएगा कि इसको लिखा किसने है? लोकेस एब्रॉल ने। पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज कुर्ग। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कुर्ग कहाँ पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेयर इज कुर्ग? कुर्ग इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका लोकेटेड मिडवे बिटवीन मसूरी एंड मैंगलोर। कुर्ग क्या एक छोटा सा कर्नाटक का क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, कर्नाटका का। ठीक है, कहाँ पर है बेटा? ये मिडवे मसूरी में है और मैंगलोर में है। मसूरी एंड मैंगलोर के बीच में है कुर्ग। सेकंड देखिएगा, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाबू पीपल डिसेंट। आपको ये बताना है जो कोडाबू पीपल है ना, उनकी स्टोरी क्या है, मतलब वो लोग कहते हैं ना हम लोग कहाँ से हैं, क्या है, या उनका सॉर्ट ऑफ मैं ये कह सकती हूँ कि उनका पास्ट क्या रहा है, वो हमें बताना है। सो इट इज बिलीव दैट कोडाबू पीपल आर अरवाइक, जो अरव से होते हैं ना उनको बोलते हैं अरविक।
origin. It is said that some of Alexander's army men moved to the south and settled there. Their costume, material practices, and marriage rituals also point to the fact that they are from Arabic origin. देखिए क्या होता है, जो कोडावू पीपल है, जो कुर्ग के लोग हैं, एक्चुअल में वो कहाँ से, अरब से। ऐसा बोला जाता है कि अलेक्जेंडर्स की आर्मी के कुछ एक छोटी सी टुकड़ी यहाँ पर छूट गई थी जब वो रिटर्न जा रहे थे, तो कुछ रीजंस के कारण ये शेयर नहीं हुआ, ये मेंशन नहीं हुआ, लेकिन कुछ रीजंस के कारण वो लोग नहीं जा पाए और उनको साउथ में ही सेटल्ड होना पड़ा। अब यहाँ पर उनकी जो योद्धागिरी का काम है, मतलब जो उनका मटेरियल प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं वो, इसके बाद जो उनकी मैरिज रिचुअल्स है, मैरिज की जो रस्में रीति रिवाज है ना, वो ये सब कहीं ना कहीं पॉइंट करती हैं कि वो क्या है, अरब के लोग हैं, है ना। उनकी अरबिक पहचान को ही फेट करती है। जैसे अरब के लोग होते हैं ना, सॉर्ट ऑफ उनकी जो मैरिज रिचुअल्स होते हैं, मैरिटल एक प्रैक्टिसेस होती हैं जो योद्धा की होती हैं, वो ये सारी चीजें यहाँ पर करते हैं। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं कहाँ के हैं, अरब के हैं, और वो बात सही है। अब आप लोग आंखें चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग यू नो यू नाउ नो अबाउट। अब आपको ये बताना है, कुछ ऐसी चीजें बतानी है जिससे ये प्रूव हो सके कि कुर्ग अच्छा है, या जो भी, मतलब लाइक इनके बारे में जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है ना, उनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज देना है। जैसे कि क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए, कुर्ग कहाँ है, कुर्ग के लोगों के बीच क्या है, या कुर्ग की मेन फसल क्या है, इस टाइप से। तो पहला क्वेश्चन है द पीपल ऑफ कुर्ग। पीपल ऑफ कुर्ग क्या, पहला आंसर है पीपल ऑफ कुर्ग के बारे में बताना है। तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर फायरलेसली independent. They are a Greek or Arabic descent and they have a traditional of hospitality. तो क्या होता है, कुर्ग के जो लोग हैं ना, वो एक मतलब कि बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग हैं, स्वतंत्र हैं और सक्षम लोग हैं। एंड ये लोग कहीं ना कहीं ग्रीक या फिर अरब के हैं। इनने जो जिस तरीके से रिचुअल्स अपनाए हैं, जिस तरीके से इनके रीति रिवाज हैं, ठीक है, जो अपनाते हैं ये, एंड दे एंजॉय रिकाउंटिंग नंबरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू द सन्स एंड फादर्स। ये कहीं ना कहीं अपने बच्चों को योद्धा से रिलेटेड, अपने बुजुर्गों से रिलेटेड ऐसी ऐसी नंबरस, मतलब आप काउंट नहीं कर पाओगे, इतनी सारी लाइक स्टोरीज सुनाते हैं कि हमारे मतलब पिताजी ने ये किया या वो किया। ऐसा कोडावू आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। जो कोडावू पीपल्स ऐसे हैं, ये लोग विदाउट परमिट के फायर आर्म्स, मतलब विदाउट लाइसेंस के फायर आर्म्स, जो आग के शस्त्र होते हैं ना, जिन्हें अग्नि शस्त्र बोलते हैं, वो रख सकते हैं बिना लाइसेंस के। The author has described the people of Kurg as a proud race of material men and beautiful women. इनके ऑथर्स ने क्या किया है, जो कुर्ग के लोग हैं वहाँ मतलब एक जो मटेरियल योद्धा के रूप में, और यहाँ पर बहुत सारी सुंदर औरतों को डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ पर जो है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के योद्धा पे, जो योद्धा होते हैं वो उन पे, और जो ब्यूटीफुल औरतें होती हैं, सुंदर औरतें होती हैं, उनके उससे बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं, एक सॉर्ट ऑफ गर्व करते हैं। द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की फसल क्या है? सो कुर्ग इज द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग। सॉरी, कॉफी। कॉफी क्या है? यहाँ की मैन फसल है, मैन उपजाऊ का कारण है, मतलब ये है ना। द कॉफी स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। अलग अलग कॉफी के स्टेट्स बने हुए हैं, जहाँ पर जो है ना कैनोपीज स्टग्ड होते हैं अलग अलग कॉर्नर पे, अलग अलग कोने में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है, द स्पोर्ट्स इट्स ऑफर टू टूरिस्ट। ऐसा क्यों है कि हाँ लोग मतलब ज़्यादा अधिक मात्रा में आते हैं, एंड इसमें ऐसा स्पोर्ट्स करने के लिए, मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं कि जो कुर्ग में टूरिस्ट अधिक मात्रा में आते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? सो द स्पोर्ट दैट कुर्ग ऑफर टू टूरिस्ट आर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग। देखिए रैपलिंग हो गया,
कैनोइंग हो गया, राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग हो गया, ये जो दोनों तीनों चीजें हैं ये पानी के अंदर होती हैं। पानी में बोट को चलाना हो गया या पतली छोटी छोटी बोट्स को चलाना हो गया, ठीक है। रिवर राफ्टिंग एक पतली सी नाव होती है, ठीक है, और उस पर बैठ के वहां पे खुद से नाव चलाई जाती है। या तो पत्थरों पे चढ़ना हो गया, माउंटेन पे बाइक चलाना हो गया, या ट्रैकिंग करना हो गया। ये सारी चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स हमने कुर्ग में की है। एंड ये कहीं ना कहीं क्या करती है, कुर्ग में टूरिस्ट को ऑफर करती हैं कि कुर्ग में आओ, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी अट्रैक्टिव है कि टूरिस्ट अपने आप यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला द एनिमल यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। आपको बताना है कि मतलब जो कुर्ग में सबसे बेस्टेस्ट एनिमल्स है जिसको आप देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या है। द एनिमल दैट आर वन इज लाइकली टू सी इन कुर्ग आर बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई, मैक्यूज, मलावर, स्क्वेरल, लंगूर्स एंड लॉरिस एंड विल्ड एनिमल्स। तो ये सारे सॉर्ट ऑफ इतने सारे एनिमल्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा पसंद आएंगे कुर्ग में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि इट डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। बैंगलोर से कितना डिस्टेंस है इसका एंड कैसे यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन कुर्ग एंड बैंगलोर इज अराउंड 260 किलोमीटर। बैंगलोर से ये 260 किलोमीटर है। फ्रॉम मसूरी इट इज 146 किलोमीटर। मसूरी से ये 140 किलोमीटर है। देयर इज अ गुड ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन ट्रेन कनेक्टिविटी बिटवीन मसूरी एंड कुर्ग। मसूरी से एक ट्रेन मतलब चलती है, ज़्यादा अच्छी लाइक कनेक्टिविटी है, कहीं ना कहीं ट्रेन आपस में जोड़े रखे हैं इनको। फ्रॉम बैंगलोर सॉरी बस सर्विस आर ऑल्सो अवेलेबल। बैंगलोर से बस सर्विस भी है यहाँ पर। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया एनीवन कैन रीच बैंगलोर एयरपोर्ट बाय फ्लाइट और प्रोसीड टुवर्ड्स कुर्ग। तो देखिए बैंगलोर आना बहुत सिंपल है, आप एयरक्राफ्ट से आ सकते हो, इसके अलावा आप बस से आ सकते हो, इसके अलावा आप ट्रेन से आ सकते हो। एंड बेंगलोर से कुर्ग आना बहुत सिंपल है। पेज नंबर 93 पे आपको क्वेश्चन दिया है, हियर आर 6 सेंटेंस, सम वर्ड्स इन इटैलिक एंड फाइंड फ्रेज फ्रॉम द टेक्स्ट दैट हैव द सेम मीनिंग। आपको ऐसा वर्ड बताना है जो सेम मीनिंग करता हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ जो 2 है ना उससे लिया गया है। पैरा 2 देखिए, ड्यूरिंग मानसून इट रेन्स सो हैवीली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट। तो देखिए कीप मैनी विजिटर्स अवे। सेकेंड का क्या हो जाएगा, सम पीपल से दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउदर्न अलोंग द कोस्ट एंड सेटल देयर। पैरा 3 है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये सॉर्ट ऑफ आपको आंसर्स दिए हुए हैं पैराग्राफ में, आप लोग देख के लिख सकते हैं या फिर आप लोग, वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है तो ज़्यादा विशेष रूप से आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं बस वो क्वेश्चंस में से एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे क्वेश्चन है या एक्सरसाइज दी है इससे कुछ भी नहीं आता है, तो इसको करवाने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। जितने क्वेश्चन आंसर ऊपर हुए हैं बस वही चैप्टर्स में से आएंगे, कुर्ग में से आएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वेयर इज कुर्ग और व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडावी पीपल डिसेंट। ये सबसे ज्यादा IMP है, सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसको ध्यान से कर लो। बाकी लिए बहुत फेमस है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई सबसे ज्यादा चाय कहाँ मिलेगी आपको, चाय पत्तियाँ कहाँ से आती हैं, चाय पत्ती कहाँ बनी जाती है, तो आसाम में ही होता है ये। अब यहाँ पर आप देखिए, प्रांजोल अ गैंगस्टर फ्रॉम असम इज राजीव क्लासमेट एट स्कूल। यंगस्टर बोला मैंने, गैंगस्टर बोल दिया क्या। प्रांजोल जो है ना वो यंगस्टर है एंड कहाँ से, आसाम से है, एंड राजीव उसका क्लासमेट है। ठीक है, ये लोग दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं, प्रांजोल और राजवीर। अब प्रांजोल के जो पिताजी हैं वो क्या है, मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। आसाम में जो टी गार्डन है उसका क्या है, वो एक मैनेजर है। प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजीव टू विजिट द होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब जो प्रांजल होता है ना वो सॉर्ट ऑफ जब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे राजवीर भाई साहब को क्या करते हैं, बुलाते हैं कि भाई आप प्लीज़ समर वेकेशन में मेरे घर चलिए। तो वही प्रांजल बोलते हैं, प्रांजल से राजवीर बोलते हैं हाँ भाई ठीक है चल देते हैं, हम भी तो देख के आए तुम्हारा आश्रम कैसा है।
तो जो होना था वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये लोग ट्रेन में बैठते हैं, जैसे आपको जो मोस्टली आवाज़ सुनाई देती है, क्या आवाज़ सुनाई देती है? चाय गरम, गरम चाय। वो एक तरीका होता है ना इन लोगों का बोलने का, चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। क्या होता है? चाय गरम, गरम चाय करके एक वेंडर मतलब वो एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो, वो लड़के होते हैं ना जो मतलब चाय बेचते हैं, तो उनकी जो आवाज़ होती है ना चिल्लाने की, वो हाई पिच्ड वॉइस होती है, मतलब बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं वो लोग। ही कैम टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, एक बहुत ही जेंटल वे होता है उन लोगों का बात करने का, वो तमीज़ से एंड बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं। तो उस वेंडर ने भी बहुत ही पोलाइटली विंडो की साइड में आके पूछा कि चाय चाहिए साहब आपको? तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने भी बोला। प्रांजल बोलते हैं, गिव अस 2 कप, हमें 2 कप चाय दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और ये लोग ना शिफ्ट करने लगे, मतलब कि पीने लगे। तो उससे क्या हो रही थी? उस हॉट लिक्विड से स्टीमिंग हो रही थी, क्या हो रही थी? भाप निकल रही थी। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और इनके कंपार्टमेंट में मोस्टली जो लोग थे ना वो चाय ही पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर से। तो राजवीर कहता है, क्या तुम्हें इतना पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कम से कम 80 करोड़ जो है कप ऑफ टी, मतलब 80 करोड़ कप चाय पी जाती है हर एक दिन में। तो इसमें क्या होता है? राजीव एकदम एक्सक्लेम करता है, कैसे? व्यू मतलब एक चौंकाने वाला जो साउंड होता है ना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टी रियल इज़ वेरी पॉपुलर। तो हमारे प्रांजल बोलते हैं कि हाँ सच में यार टी बहुत ज़्यादा फेमस है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और क्या होता है? जो हमारी ट्रेन होती है वो वहाँ से निकल जाती है। प्रांजल वरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रांजल अपनी जो, अब इसका मतलब नहीं नाक, मतलब लोग नहीं कहते कि अपनी जो है कि जो जिस चीज़ में हम लोग फिर से ध्यान देने लगते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे प्रांजल क्या होते हैं, वो डिटेक्टिव बुक जो है फिर से पढ़ने लगते हैं। राजीव टू वाज एन आर्डेंट फ्रेंड टू डिटेक्टिव स्टोरीज। हमारा जो राजवीर है ना उसको भी बहुत पसंद है डिटेक्टिव स्टोरीज वगैरह पढ़ना, बट एट द मोमेंट ही वाज किनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। तो क्या होता है, लेकिन अभी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में है? वो ज़्यादा इंटरेस्टेड ये ब्यूटीफुल से नज़ारे, बहुत सुंदर सुंदर से नज़ारे देखने में है। इट वॉज अ ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड never seen so much greenery before then. The soft green paddy field gave way to terraces. तो क्या होता है, हर चारों जगह हरा हरा दिखाई दे रहा था, हर जगह हरियाली थी, हर जगह जहाँ आप देख रहे हो वहाँ पर उनको हरियाली दिख रही थी। राजवीर क्या होता है, राजवीर होता है ना, राजवीर कहता है कि मैंने आज से ज़्यादा इतनी हरियाली, इतना हरा भरा पौधा, ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखी हैं, है ना। और वो बोलता है कि उसके बाद क्या होता है, पैडी जो फील्ड होती है, जो धान की फसल होती है वो निकली और टी बुसेस स्टार्ट हो गई। टी बुसेस मतलब होता है टी की जो शाखाएँ होती है ना वो। It was a magnificent view against the backdrop of densely wooden hills of sea of bushes stretched as far as the eye could see. क्या होता है, एक मैग्निफिशेंट व्यू, एक बहुत ही शानदार लाजवाब व्यू उसको दिखाई देता है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसको ना बड़ी बड़ी हिल्स दिख रही हैं, चाय की झाड़ियाँ दिख रही हैं जो स्ट्रेच कर रही हैं आपस में, जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ पर वही सारी चीज़ें दिख रही है उसको। अब आगे क्या होता है, ड्रॉन फिन द टिनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी सैड ट्री एडमिस्ट ऑर्डिनरी रोबोसिस विजुअली मूव डॉल लाइक फिगर। इनका जो फिगर है ना, जैसे डॉल का कह लो ना कि सब सेम होती हैं, वैसे ही इन सब का सेम है। सारी झाड़ियाँ जो है ना सेम दी गई हैं, मतलब कोई ना बड़ी है ना कोई छोटी है। इन द डिस्टेंस वाज ना अगली बिल्डिंग विथ स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। क्या हो रहा है, एक डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद, एक लंबी दूरी तय करने के बाद, हर एक मतलब दूरियों पे क्या है, एक
चिमनी बनी हुई है, एक मील सॉर्ट ऑफ होती है ना, आपने देखी होगी जिसके ऊपर चिमनी टाइप की होती है, इसमें पूरा धुआं निकलता है ऊपर से, तो ऐसी चिमनियाँ बनी हुई थी, अगली सी, बहुत ही भद्दी सी, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। सो हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो क्या होता है, राजीव जो होता है बहुत तेज चिल्ला के बोलता है कि यस फाइनली टी गार्डन आ गया। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। अब भाई प्रांजल क्या है, उसी वातावरण में रहा है, खेला है, कूदा है, प्लांटेशन उसने देखे हैं, सब कुछ उसने देखा है, तो वो ज़्यादा उत्साहित नहीं था क्योंकि उसने हर एक चीज़ पहले से देख रखी थी। When this is tea country now, he said, Assam has the largest concentration of प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। तो वो हमारे जो राजवीर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि सच में ये एक टी कंट्री है, एक चाय की कंट्री है, और असम जो है ना, एक मतलब प्लांटेशन की अगर हम बात करें पेड़ पौधे लगाने की, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, बहुत ही लार्जेस्ट अमाउंट में यहाँ पर पेड़ पौधे लगते हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स एट लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो वो कह रहे थे कि तुम अपनी लाइफ टाइम में सबसे इनफ गार्डन्स देख लोगे यहाँ पर। I have been reading as much as I could about a tea, Rajveer said. No one really knows who said discovered tea, but there are many legends. What legends? तो जब हम बोलते हैं कि राजवीर कहता है मैंने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है टी के ऊपर से, तो राजवीर कहता है कि कोई नहीं जानता है कि जो टी है ना उसकी खोज कहाँ से हुई, लेकिन कुछ लीजेंड्स का क्या मानना है कि भाई उन्होंने की है। कैसे? वेल देयर इज़ अ वन अमाउंट चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। आपने देखा होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। चाइनीज एम्परर में क्या होता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, बॉईल करके पानी को पीते हैं। तो क्या होता है, जब वो पानी को मतलब पीते थे, तो वन डे, एक दिन क्या हुआ, वन डे अ फ्यू लीव ऑफ द ट्विंग्स वन under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor, and it said they were a tea leaf। तो क्या होता है, एक दिन चाइनीज एम्परर के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, चाय मतलब पानी को उबाल कर वो पीते हैं। तो बेसिकली वो पी रहे थे, उनमें क्या होता है, कुछ पत्तियाँ आके गिर जाती हैं, है ना। अब बॉईल करने के बाद उसमें वो बॉइल्ड हो जाती हैं, तो उसके बाद जब उसको पिया जाता है तो वो एक डिलीशियस फ्लेवर देता है, एक बहुत ही अच्छा। तो इसीलिए, और उन पत्तियों का नाम क्या कहा गया, चाय वाली पत्ती, टी लीव्स, चाय पत्ती उनको बोला गया। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल ने तुरंत ही बोला कि दूसरी कौन सी है। तो वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो हमारे राजवीर कहते हैं कि हमारे पास इंडियन लेजेंड की भी कमी नहीं है। जो बुद्धि धर्म है ना, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसिटिक कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। एक बोधि धर्म के जो मॉन्क थे, बुद्धिस्ट थे, उनने क्या किया, अपनी आईलिड्स जो होती हैं, हमारी जो आईलेसेस होती हैं, उनको क्या किया, काट लिया। क्यों? क्योंकि वो जब ध्यान करते थे तो उनके मेडिटेशन में उनको बार बार नींद आती थी। तो टी प्लांट ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन्होंने क्या किया, उनकी जो आईलिड्स थी, जब उन्होंने उनको फेंका तो उससे क्या हुआ, 10 आईलिड्स जो होती हैं निकल के आती हैं। आईलिड्स से 10 प्लांट निकल के आते हैं। द लीव ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक व्हेन इज स्लीप। और जब क्या हुआ, जब इन लीव्स को, इन पत्तियों को पानी में डाला तो उनने एक अलग ही स्वाद दिया। जब हॉट वाटर में डाला, गर्म पानी में जब इनको डाला और बॉइल्ड किया तो इनने अलग ही स्वाद दिया, और जब उनको पिया तो उनने क्या किया, अपनी नींद उससे भगा ली, मतलब उससे नींद चली गई। तो इसीलिए टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। और राजीव कहता है कि पहली बार तुम्हें पता है कि चाइनीज़ लोगों ने ही चाय को पिया था, मतलब चाइना में ही चाय पी गई थी। As far back as 2700 BC, in fact, words such as a tea, chai, चीनी are from Chinese। तो देखिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि फर्स्ट रंग जो थी ना, चाइना में पी गई थी चाय को 2700 BC पूर्व। इनफैक्ट जो चाय वर्ड है ना, वो भी चीनी से लिया गया है, जो कि चाइनीज़ वर्ड है। टी केम टू यूरोपियन ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर मेडिसिन देन एज अ बेवरेज। तो यहाँ पर बोला जाता है कि
जो टी है ना वो यूरोप में कब आई थी, 16th सेंचुरी में आई थी, पहली बार पी गई थी। एंड मेडिसिन्स वगैरह जो यहाँ पर बोला गया ना कि मेडिसिन देना बेवरेज, ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि यूरोप में चाय एक मतलब शौक के ऊपर से नहीं, यहाँ की एक आदत है, वो लोग एज अ मेडिसिन मतलब कि एक दवाई के रूप में चाय को ग्रहण करते हैं। द ट्रेन क्लैटर इनटू मारियानी जंक्शन एंड द बॉयज कलेक्ट देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो मारियानी जंक्शन जो था वहाँ पर ट्रेन रुक गई थी एंड जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, अपने लगेज को कलेक्ट कर लिया और वो नीचे साइड देखने लगे क्राउड में। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स धेकियावाड़ी, और जल्दी उनको वो मिल गए एंड वो धेकियावाड़ी तरफ मूव कर गए, निकल गए। टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल फादर, प्रांजल के फादर के द्वारा ही टी गार्डन को मैनेज किया जाता था, वो मैनेजर थे। An hour later, the car veered sharply off the main road and they crossed a cattle bridge and entered the Dhekiawari tea estate. तो एक घंटे के बाद जो है, सीधी गाड़ी चलाने के बाद बनिया रोड पर वो कहाँ से क्रॉस हुए, एक मवेशी वाले ब्रिज मतलब जो जानवरों वाले ब्रिज से निकले एंड फाइनली धेकियावाड़ी जो टी गार्डन था वहाँ पर एंटर हुए। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड व एकर अपॉन एकर ऑफ टी वर्सेस, तो वो सॉरी जहाँ पर देख रहे थे ना दोनों साइड अगर हम बात करें तो कई एकड़ में वहाँ पर क्या फैली हुई है, चाय की झाड़ियाँ। ऑल neatly pinned to the same height, groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing plastic apron and were plucking the newly sprouted leaves। तो क्या होता है कि आगे क्या मिलता है कि ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स का, जो चाय की पत्तियां प्लग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनका ग्रुप मिलता है। तो वो बम्बू बास्केट को अपने पीठ पे लगाए हुए हैं एंड क्या कर रहे हैं, उन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहना हुआ है, जो ऊपर वो पहने रहते हैं ना वो पहना हुआ है, और जो न्यूली बहुत ही अच्छी सुगंध दे रही हैं उनको, वो पत्तियों को वो तोड़ रहे हैं। प्रांजल फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, ट्रेलर लोडेड। तो क्या है, वो एक ट्रैक्टर जो है ना जो चाय पत्ती है ना उससे भरा हुआ है, तो प्रांजल के पापा जो है ना उस गाड़ी को स्लो डाउन कर दें ताकि उसको आगे कर दिया जाए, ट्रैक्टर आगे निकल जाए। सो दिस इज़ द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो वो कहते हैं कि ये जो है ना शायद ये सेकंड या स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है क्या, मिस्टर बरुआ राजीव ने पूछा। तो इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। तो कहते हैं कि शायद मई से जुलाई तक जो होता है ये सबसे बेस्ट टाइम होता है टी के लिए। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज। सो प्रांजल के पापा जो होते हैं ना बड़े चौंकाने तरीके से बोलते हैं कि शायद तुम यहाँ आने से पहले तुमने हर एक चीज़ इसके बारे में जान रखी है। प्रांजल के पापा कहते हैं यस मिस्टर बरुआ राजीव एडमिटेड, बट आई हैव टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। तो यस मिस्टर बरुआ वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन राजीव एडमिट करता है कि मैं यहाँ आकर बहुत कुछ सीखूंगा, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि बहुत कुछ सीख सकूँ। ऐसा हमारे कौन बोलते हैं, प्रांजल बोलते हैं, सॉरी राजवीर बोलते हैं, प्रांजल के फ्रेंड। तो आई होप दिस वाज स्टोरी like you are understanding these all story and आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, बिकॉज मैंने हर एक वर्ड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी किया है एंड हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन ब्रीफ किया है, लेकिन किया ज़रूर है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। एंड आप लोगों की डेली क्लास का टाइम है बेटा 6 PM, तो आप डेली चेक कर सकते हैं। थैंक यू।